हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो भाई आप लोगों को बता दें, जो ये नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, पूरा का पूरा वीडियो जो होगा, पूरी ये क्लास होगी, वो पूरी क्लास आपकी हैंड राइटिंग नोट्स में होगी। और ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं। और जो जो हमने तैयार किए हैं वो RWA यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि सबका फेवरेट चैनल जो है, बहुत अच्छे टीचर, सबसे बेस्ट टीचर जो पढ़ाते हैं, रोज़गार विद अंकित सर के चैनल पर, वहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। क्योंकि मैंने पेड बैच ख़रीदा हुआ था और उसी से जो सर ने पढ़ाया उसी के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अपने द्वारा जो सर के द्वारा पढ़ाया हुआ जो मैटर था उसका मैंने नोट्स बनाया, वही मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पे देना चाहती हूँ, ताकि मैंने जो पढ़ा है वो आप लोगों तक भी पहुँच सके। जिन्होंने बैच नहीं खरीद पाया है उस पे रोज़गार विद अंकित पे, तो मेरे द्वारा ये पढ़ सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा उन टीचरों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने हमें पढ़ाया, और हम इस काबिल हैं कि मतलब आप लोगों को ये मेथड दे सकते हैं, ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है उन टीचरों का। चलो भाई, तो इसका स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर RBI के बारे में। इसका पार्ट 1 जो है वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि पहली वाली क्लास में हमने बता दिया है और पढ़ा दिया है। RBI के पहले कि इकोनॉमी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कुछ बैंकों के बारे में भी हमने पढ़ा कि 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकृत जो की गई थी, पहली बार में 14 बैंकों का किया था। इस तरीके से जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं RBI के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे RBI के बारे में। तो यहाँ पर है RBI की बात करें तो RBI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। को क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये जो होता है देश का केंद्रीय बैंक है, इसको क्या बोलते हैं, देश का केंद्रीय बैंक होता है। RBI की स्थापना जो हुई थी वो हिंटल यंग कमीशन के द्वारा की गई थी, जिसको ये जो है कमीशन वो आपका रॉयल कमीशन की सलाह पर आया था। ठीक है, RBI अधिनियम 1934 के आधार पर, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। कब की गई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। सभी लोग याद रखेंगे। आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, इसका जो उस समय जब स्थापना हुई थी वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। ठीक है, तब इसका मुख्यालय जो था, जो हेडक्वार्टर था, उस समय ये कोलकाता इसका मुख्यालय था और ये उस समय प्राइवेट बैंक हुआ करता था। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो मुंबई बनता है। उसके बाद में 5 करोड़ की पूंजी के साथ RBI की स्थापना की जाती है। 100 रुपये मूल्य के 5 लाख शेयर में थे। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि RBI के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। सभी लोग याद रखना। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, बैंकिंग विनिमय अधिनियम जिसको हम बोलते हैं, 1949 में आया था। RBI को शक्तियां प्रदान करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसका नियंत्रण जो था वो था, यहाँ पर देख लें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल हुआ करता था। और उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 21 लोग कुल सदस्य थे। ठीक है, सभी लोग याद रखना, 21 लोग थे। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा RBI के बारे में। अब यहाँ पर RBI के देखते हैं वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चुनाव जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। RBI एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, और किसके यहाँ सेक्शन 8 यानी कि 8A फर्स्ट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में कौन कौन से डिप्टी गवर्नर हैं, तो देख लेते हैं। T रविशंकर हैं, महेश कुमार जैन हैं, डॉक्टर MD पात्रा हैं, और चौथे जो हैं वो हैं M राजेश्वर राव। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें और हम यहाँ पर देखते हैं। वो चीज़ें देखेंगे
2 लोग वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं इसमें। 10 सरकार द्वारा नामित निदेशक किए जाते हैं। 4 स्थानीय बोर्ड के निदेशक होते हैं। ठीक है, अब 4 जो स्थानीय बोर्ड हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मुंबई जो है वो पश्चिम की तरफ का स्थानीय बोर्ड है, कोलकाता पूर्व से, चेन्नई दक्षिण से और दिल्ली उत्तर से। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं इसके बारे में। हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो आरबीआई के बारे की यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। तो लेखा वर्ष की बात करें तो पहले इसका लेखा वर्ष जो होता था वो 1 जुलाई से हुआ करता था। ठीक है, 1 जुलाई से लेके और यहाँ पर 30 जून तक होता था। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, याद रखना। अब इसका जो लेखा वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, इसका लोगो जो होता है यानी कि प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका लोगो जो होता है वो टाइगर यानी कि बाघ होता है और ताड़ के पेड़ के सामने होता है। ठीक है, चलो भाई आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जो थे वो थे सर आशवन स्मिथ। 1935 से 1937 तक रहे हैं ये। उसके बाद में सेकंड गवर्नर जो थे वो थे सर जेम्स टेलोर, जो कि 1937 से 1943 तक रहे हैं। फिर थर्ड जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, 1943 से 1949 रहे हैं। और ये थे जो सीडी देशमुख थे ये प्रथम भारतीय भी थे। ठीक है, कौन थे? प्रथम भारतीय थे, सभी लोग याद रखना। और ये देखो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रूफ करके नाम से, तो उस पर जो लोग नए हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इस चैनल पर डेली आपको क्लास मिलती हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट और साथ ही साथ आप सभी को पैट की, यूपी टेट की, इन सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, एसएससी की। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं आरबीआई का कार्य क्या होता है। तो आरबीआई का कार्य होता है नोटों का निर्गमन करना। क्या होता है? नोटों का निर्गमन करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, 1 रुपये से बड़े सभी नोट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, 1 रुपये से बड़े सभी नोट जो होते हैं उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और अगर यहाँ पर बात कर लें 1 रुपये के नोट व सिक्के पर जो होते हैं वो किसके होते हैं? वित्त मंत्री के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसके हस्ताक्षर होते हैं? सॉरी, वित्त सचिव के होते हैं, सभी लोग याद रखना। वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। कौन है? टीवी सोमनाथन है, सभी लोग याद रखना। और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय जारी करता है, सभी लोग याद रखना। आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कितनी होनी चाहिए? तो 200 करोड़ होनी चाहिए, 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ लगभग विदेशी मुद्रा भी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें सभी लोग याद रखेंगे। और आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो 4 नोट प्रिंट हैं हमारे भारत में, तो 4 नोट प्रिंट कौन कौन सी हैं? नासिक में है। ठीक है, एक नासिक में, दूसरी है मैसूर में, तीसरी देवास यानी कि एमपी में है इसकी शाखा, और सालबोनी यानी कि पश्चिम बंगाल में है। सभी लोग याद रखना। कौन सी? नोट प्रिंट यानी कि कागज़ की फैक्ट्री होशंगाबाद एमपी में है। और यहाँ पर देखेंगे एक जो रुपए प्लस स्टाम्प पेपर का कागज़ कहाँ पर बनता है? तो कागज़ की फैक्ट्री जो होशंगाबाद में है एमपी में, वहाँ पर बनता है। अब बात करते हैं 4 क्वींस फैक्ट्री हैं, 4 मिंट जो टक्साल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली है मुंबई, दूसरी कोलकाता और तीसरी है हैदराबाद और चौथी है नोएडा। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत सरकार बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम शायद 1 मिनट, हाँ इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे कि सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार को ऋण उपलब्ध कराता है ये। ठीक है सर, इसके काम क्या होते हैं? तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सरकार के बैंक के प्रतिनिधि यानी कि जैसे कि IMF, फेड और
WB है, WAB है, इन सभी बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। देश के बैंक को ऋण प्रदान करना इसका काम होता है, बैंकों का नियंत्रण इसका काम होता है और लाइसेंस देना भी इसका काम होता है। चलो भाई कुछ चीज़ें और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। विदेशी विनिमय का नियंत्रण फेरा एक्ट के तहत, यानी कि 1973 में जो फेरा एक्ट आया था, फेरा का जो होता है फुल फॉर्म उसको देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है। फेरा समाप्त कर दिया गया है। फेमा एक्ट आया है दोबारा में, ठीक है। पहले फेमा समाप्त कर दिया गया है, और अब आया है फेमा, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत अच्छे चैनल से मैंने बनाई हुई हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। मौद्रिक नीति के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो RBI के द्वारा जारी की जाती है। छठवीं बात यहाँ पर देखते हैं, शाख का नियंत्रण करना RBI के द्वारा ही होता है। शाख का निर्माण होता है CB, कमर्शियल यानी कि कमर्शियल बैंक होता है। मौद्रिक नीति की बात करें, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो RBI ही बनाता है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं RBI की। तो RBI के अंदर MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और इम्यूनिटी यानी कि मौद्रिक नीति समिति इसी के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, इस समिति के बारे में जानते हैं। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार के होते हैं, 3 RBI की तरफ से होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं जो कि गवर्नर होते हैं। RBI मौद्रिक नीति के द्वारा RBI मौद्रिक नीति के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करता है। RBI क्या करता है? मौद्रिक नीति के द्वारा महंगाई को नियंत्रित करता है, सभी लोग जानेंगे। आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। मुद्रास्फीति के बारे में देखते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी कि यहाँ पर बात करें मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो बैंक की दर, यानी कि बैंक रेट कितना होता है? 5.65% होता है। जिस दर पर RBI कमर्शियल को धन उधार देता है लंबे समय के लिए, उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो यहाँ पर आगे हमने इतनी मौद्रिक नीति के बारे में समझ लिया। रेपो दर क्या होती है? तो रेपो रेट दर होती है कुछ समय के लिए, लगभग 15 दिन के लिए दी जाती है। इसकी दर कितनी है? तो यहाँ पर बात करें 5.4% इसकी दर होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट दर के बारे में। तो वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक अपना धन RBI के पास जमा करता है, यानी कि जो उसके पास बैंक के पास कुछ जो धन होता है वो कुछ जमा करना पड़ता है RBI के पास में, उसको कहते हैं रेपो रेट दर, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे CRR के बारे में, यानी कि कैश रिसर्च रेशन, ठीक है। नगद आरक्षित अनुपात के बारे में बात कर लें तो कमर्शियल बैंकों को लोन देने से पहले कुछ नगद राशि RBI में जमा करनी होती है, ताकि जब बैंक दिवालिया हो तो वो पैसा बैंक के लोन के रूप में काम आ जाए। यानी कि क्या होता है CRR? क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब ये होता है कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, यानी कि बैंकों के द्वारा जो पैसा कुछ जमा किया जाता है RBI में, तो जब बैंक दिवालिया होती हैं, जब उनके पास कस्टमरों को देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो लोन के रूप में RBI से ले सके, इसका मतलब ये होता है। तो भाई CB RBI को यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 100 में लगभग 4.5% जमा करना पड़ता है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 4% आपको 4.5% आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई कुछ और चीज़ें देखते हैं। SLR के बारे में बात करते हैं, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात होता है, ये 18% होता है। इसका मतलब क्या होता है? SLR का मतलब होता है कि वह अनुपात है जिसे कमर्शियल को ऋण देने से पहले सोना, नकदी या भी प्रतिभूति के रूप में अपने पास जमा करना होता है। क्या होता है? सोना हो, नकदी, प्रतिभूति इसको बोलते हैं, तो
तो इसके रूप में अपने पास जमा करना होता है, सभी लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर खुला बाजार प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आरबीआई की सरकारी प्रतिभूति खरीद और बिक्री करता है, ठीक है, सभी लोग याद रखना। चलो आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखो और चीज़ें देख लें तो यहाँ पर बात करते हैं, ब्रांड एक कागज़ होता है जिसमें बेचकर रुपया कमाया जाता है, जिसको शीबी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, आरबीआई की प्रतिभूतियों को बेचता है जो तो महंगाई कम होती है। जब वो प्रतिभूतियों को बेचता है तो महंगाई कम हो जाती है, और आरबीआई प्रतिभूतियों को जब खरीदता है तो मंदी में कमी आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। शिवराम समिति की सलाह पर हुई थी। मुख्यालय था मुंबई। अध्यक्ष के थे रामुलु चिंतला, ठीक है, रामुलु चितला इसके अध्यक्ष थे। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था है ये। आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो आरबीआई के यहाँ पर आरआरबी के बारे में देख लेते हैं, जो कि होता है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में। समिति है नरसिम्हन समिति को, यानी कि नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर होती है। आरबीआई एक्ट आता है 1976 में। कब आता है? तो 1976 में आता है, सभी लोग याद रखना। और इसकी आरआरबी की स्थापना जब हुई थी तो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं तो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आरआरबी यानी कि मुरादाबाद में खोली गई थी। प्रथम बैंक थी ये, 1975 में खोली गई। वर्तमान में इसकी 43 बैंक हैं। सिक्किम में, गोवा में, अगर यहाँ पर बात करें सिक्किम की और गोवा की, तो यहाँ पर एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है, याद रखना। अगर सिक्किम और गोवा में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक एक भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर सारी शहरी बैंकें हैं, इतना शहरी एरिया है। चलो भाई, इसमें 3 स्थायी पार्टनर होते हैं। कौन कौन से? तो केंद्र 50% का होता है, राज्य सरकार 15% का होता है, और जो प्रायोजक बैंक होता है वो 35% का होता है पार्टनर, ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं सेबी के बारे में। सेबी का मतलब होता है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 को। अध्यक्ष थे इसके माधवीपुरी वुच। और यहाँ पर बात कर लें, सेबी एक्ट 1992 में आया था। शेयर बाजार का नियंत्रण करना इसका काम होता है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। वीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1875 में होती है। सेंसेक्स सूचकांक है ये, ठीक है। आगे कुछ चीज़ों की बारे और बात करते हैं। एनएसई क्या होता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के द्वारा हुई थी। इंडेक्स यानी कि सूचकांक होता है निफ्ट Y50, ठीक है, निफ्टी 50 बोलते हैं इसको, याद रखना। आगे देखते हैं IRDA यानी कि इरडा। इरडा को जानते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। कार्य है बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है। स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद में, ठीक है। सभी लोग याद रखना इतनी चीज़ें। कुछ चीज़ें और देखते हैं आगे। तो LIC के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब यहाँ पर बात करते हैं SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्थापना हुई थी इसकी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर लखनऊ में, ठीक।
ठीक है, चलो भाई और देखते हैं। और यहाँ पर देखते हैं IDBI के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, चलो भाई इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब को एक बैंक और देख लेते हैं जिसकी है एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक है, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना यानी कि यहाँ पर आर्थिक नियोजन की बात करें हम, तो पूर्व परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का इष्टतम ढंग से प्रयोग करने की प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था USSR यानी कि रूस में 1928 में। उस समय इसके नेता हुआ करते थे जोसेफ स्टालिन। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, याद रखना। और आर्थिक नियोजन का विषय क्या होता है, आर्थिक नियोजन जो विषय होता है वो समवर्ती सूची का होता है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। आप लोग से पूछा जाए एग्जाम में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 में होते। समिति थी केसी नियोगी के द्वारा। उद्देश्य इसका होता था आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। ये कैसा निकाय है, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गैर संवैधानिक एक निकाय है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। पदेन इसके अध्यक्ष होते हैं, जो PM होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी लोग याद रखना। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंद थे, और अंतिम जो थे वो मोंटेक्सी अहेतू थे। कौन थे? मोंटेक्सी अहेतू थे, याद रखना सभी लोग। आगे बात कर लेते हैं। अब इसी के नाम पर जो कर दिया गया है वो कर दिया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये भी गैर संवैधानिक निकाय है क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। यह एक सलाहकार निकाय है। यह सरकार में के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? तो थिंक टैंक के रूप में काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं नीति आयोग की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो पदेन अध्यक्ष जो हैं वो सभी को पता है PM मोदी हुआ करते हैं। इस टाइम जो हैं वर्तमान में वो PM मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया हैं और राजीव कुमार हैं। वर्तमान में 3 हैं, कौन कौन से? तो अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार और सुमन बेरी। ठीक है, प्रथम CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर जी थे। ठीक है, सेकंड जो थे वो अमिताभ कांत थे, और यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो परमेश्वरम अय्यर हैं। तो कौन है? परमेश्वरम अय्यर हैं, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। पूर्वकालिक सदस्य की बात करें तो BK सारस्वत हैं और प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, VK पाक हैं। ठीक है, इतना याद रखना। पदेन सदस्य जो हैं वो रक्षा मंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। ठीक है, ये क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, सभी लोग याद रखना। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं और देखते हैं कि गवर्निंग काउंसिलिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो सभी राज्यों के CM और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, यानी कि यहाँ पर बात करें तो सभी राज्यों के जो CM होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो इसमें काउंसिल में भाग लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे NDC के बारे में। NDC का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद। स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। पदेन अध्यक्ष थे वर्तमान PM।
प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संरचना यहाँ पर पीएम के द्वारा तैयार की गई थी। और यहाँ पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्लस संरचना में कौन कौन शामिल होता है, तो पीएम शामिल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। कार्य की बात करें तो योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन देना इसका कार्य होता है। किसका कार्य होता है, तो एनडीसी का ये कार्य होता है, सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो 5 ईयर प्लान का इतिहास देखते हैं। सर्वप्रथम नियोजन की बात करें तो एम विश्वेश्वरैया, कौन, एम विश्वेश्वरैया यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया की। ठीक है, इनकी विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी वो पुस्तक थी प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया। 1934 में ये प्रकाशित हुई थी। भारत के लिए नियोजित अर्थ, इसका अर्थ जो था वो था भारत के लिए नियोजित अर्थ, याद रखना। कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम सुभाष चंद्र बोस। और राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे, यहाँ पर बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर बात करते हैं बॉम्बे प्लान की, तो 1944 में आया था। भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर्देशियर दयाल। कौन थे, आर्देशियर दयाल थे, सभी लोग याद रखना बॉम्बे प्लान के। आगे देखते हैं 1944 गांधीवादी योजना। इसका उद्देश्य था भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास। ठीक है, क्या था, तो भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास करना इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष थे श्रीमन नारायण। कौन थे, श्रीमन नारायण थे, याद रखना। कुल पंचवर्षीय योजना 12 हैं। कितनी हैं, कुल पंचवर्षीय योजना 12 हैं। इसके बाद एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार ने 5 ईयर प्लान बंद कर दिया। अब लोक वर्षीय योजना यानी कि 20 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1951 से 1956 तक रही है। ठीक है, पीएम नेहरू के द्वारा। उस टाइम पीएम कौन थे, तो नेहरू थे। मॉडल था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। और उद्देश्य की बात करें तो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं वृद्धि दर कितनी थी, तो लक्ष्य था 2.1% का। कितना लक्ष्य था, तो 2.1% का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्राप्त जो हुआ था वो हुआ था इनको 3.6%। तो इसको एक सफल योजना का नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, एक सफल योजना का नाम दिया गया था। आगे देखते हैं सिंचाई परियोजना की स्थापना होती है भांगड़ा। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सिंचाई परियोजना की स्थापना होती है भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी और हीराकुंड। ठीक है, ये तीनों सिंचाई नहरों की जो होती है वो सिंचाई नहरों के द्वारा होती है, पीएम नेहरू के द्वारा। और आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, यूएसओ के सहयोग के द्वारा से चलाया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में हुई और 5 आईआईटी स्थापित किए गए। क्या किए गए, 5 आईआईटी स्थापित किए गए इसी समय में। सेकेंड 5 ईयर प्लान देखते हैं 1956 से 1961 तक रहा है। मॉडल था पीसी महालनोबिस। उद्देश्य था उद्योगों एवं खनिजों का विकास दर इसकी रखी गई थी तो 4.5% रखी गई थी, लेकिन प्राप्त जो हुआ था तो 4.2% रही थी। लगभग सफल मानी गई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं हो पाई थी। ठीक है, क्योंकि 5% तक माना गया था। तो चलो भाई कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, लौह इस्पात कारखाना स्थापित किए गए थे। पहला भिलाई में भी किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। और यहाँ पर राउरकेला में किया गया था उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, 1956 में गांधी एवं ग्रामोद्योग आयोग आया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट औद्योगिक नीति स्टार्ट हुई थी 1948 में और सेकंड औद्योगिक नीति स्टार्ट हुई थी 1956।
ठीक है, आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 में तक रहा है। मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा जैसा। उद्देश्य था कृषि प्लस उद्योगों को बढ़ावा देना। विकास दर इसकी रखी गई थी 5.6% और प्राप्त हुआ था इसका लक्ष्य जो कि 2.8% था। और यह जो योजना थी वो एक असफल योजना थी। कैसी योजना थी? तो असफल योजना थी, सभी लोग याद रखना। तीसरी योजना जो रही है वो असफल योजना रही है। इसमें कार्य कौन कौन से हुए हैं? तो प्रमुख कार्य की बात करें तो 1964 में बोकारो यानी कि लौह इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना हुई। 14 जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई जो कि जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। FCI की स्थापना हुई। वर्कर स्टॉक जमा करता था और गोदाम में इकट्ठा करना इसका काम हुआ करता था। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1965 को नाम परिवर्तन किया गया इसका। कृषि कीमत आयोग का CACP नाम रखा गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, इसका कार्य हुआ करता था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, क्या हुआ करता था? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। MSP की अनुशंसा करना इसका कार्य होता है। ठीक है, MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वर्तमान में 23 फसलों के लिए MSP जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो इसी के बारे में पहले बात करेंगे। गन्ना के लिए FRB यानी कि प्राइस एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस MSP घोषित होता है भारत सरकार के द्वारा। कमेटी जो रखी गई थी वो थी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल द्वारा समिति। अध्यक्ष थे PM। ठीक है, योजना के असफलता के कारण कौन कौन से रहे? 1962 में जो असफलता के कारण थे वो थे 1962 में एक तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में भारत और पाक के बीच में युद्ध हो गया। उसके बाद 65 और 66 में भारत में अकाल की समस्या आ गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम हुई थी। दूसरी देखते हैं योजना अवकाश कब से कब तक रहा है। इस बीच में क्या हुआ था? ये सारी चीज़ें हुई थी तो जो 5 ईयर प्लान था वो चल नहीं पाया। तो 1969 से ये जो रहा है 1969 तक में रहा है। वार्षिक योजना बनी है और औपचारिक रूप से हरित क्रांति प्रारंभ हुई MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ हुई। थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई तो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे प्रारंभ हुई। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1969 से लेके 1974 तक चला है। मॉडल था DR गाडगिल मॉडल। उद्देश्य रहा है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। प्रमुख कार्य जो रहा है 1949 का कार्य रहा है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 1976 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहा। 1970 में श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन हुआ है। और यहाँ पर जो स्थापना हुई है वो आपकी NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई 1965 में। ठीक है, आप पढ़ते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक जो रहा है। ठीक है, और ये ख़त्म हुआ था 1978 में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, 79 तक रहना था लेकिन 1978 में ख़त्म हो गया था। चुनाव हुआ था जनता पार्टी का। PM बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, उस टाइम पर। और इसका मॉडल जो था वो DP घर मॉडल था। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। प्रमुख कार्य क्या हुए इसमें? फिफ्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पर 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। उद्देश्य था गरीबी निवारण। और 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना हुई है। 1974
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 1971 पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, और इंदिरा गांधी उस टाइम नहीं रही थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया है, तो 5th 5 ईयर प्लान के द्वारा दिया गया है, सभी लोग याद रखना। अब यहाँ पर 25 जून 1975 आंतरिक गड़बड़ी के कारण यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, 21 माह यहाँ पर बात करें उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली उस टाइम राष्ट्रपति थे। 21 माह यानी कि 21 मार्च 1977 को ये समाप्त हो जाता है, 21 माह तक चला था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। फिर आता है 1978 से 80 में रोलिंग प्लान। कौन आता है, तो रोलिंग प्लान आता है, इसके बारे की बात करते हैं आगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर MRTP एक्ट 1969 में आता है। ठीक है, एकाधिकार और प्रतिवादात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम ये होता है। इसके स्थान पर नया अधिनियम एक लाया जाता है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। ठीक है, फिर आता है 6 5 ईयर प्लान 1980 से 1985। इसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन। प्रमुख कार्य जो होता है 15 अप्रैल से 1980 तक होता है, और 15 अप्रैल 1980 में प्रमुख कार्य इसका कौन कौन से होते हैं, प्रमुख कार्य वो देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है पहले। फिर 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना की जाती है। 1984 में अमृतसर पंजाब यानी कि स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और पीएम आ जाते हैं राजीव गांधी। ठीक है, पीएम कौन हो जाते हैं, राजीव गांधी हो जाते हैं। 7वां 5 ईयर प्लान देखते हैं तो 1985 से लेके 1990 तक चलता है। उद्देश्य इसका रहता है रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। प्रमुख कार्य जो होता है रोजी रोटी उत्पादक का नारा दिया जाता है। ठीक है, पहला कार्य क्या होता है, रोजी रोटी उत्पादक का नारा दिया जाता है। दूसरा होता है 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की जाती है। 1987 में ट्राईफेड की स्थापना होती है। ठीक है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ बोला जाता है, और इसका कार्य जो होता है वो होता है जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। किसका कार्य होता है, तो इस ट्राईफेड का कार्य होता है, सभी लोग याद रखें। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। 2 अक्टूबर 1958 को NAFED यानी कि नाफेड की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होता है, ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हो जाती है। आगे देखते हैं, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना स्टार्ट होती है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट होती है। 1989 में एक चीज़ और होती है, नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं औद्योगिक नीति जो थी वो फर्स्ट वाली थी 1948 तक, सेकंड वाली 1956 में स्टार्ट हुई थी। 1991 में नई औद्योगिक नीति आ जाती है। 1990-91 से योजना अवकाश रहता है 2 साल का। ठीक है, पीएम नरसिम्हा राव होते हैं उस टाइम पे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होते हैं। नई आर्थिक नीति आती है 1991 में। ठीक है, नई आर्थिक नीति क्या होती है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं LPG रिफॉर्म होती है, यानी कि L का मतलब होता है यहाँ पर लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन। और फिर दूसरा होता है P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और यहाँ पर उदारीकरण होता है, निजीकरण होता है, और वैश्वीकरण भी होता है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे हम बात करते हैं, तो उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना,
उद्योगों का निजीकरण यहाँ पर हो जाता है। अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरों के देशों के लिए साथ खोलना ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं और कुछ बात यहाँ पर करते हैं। तो भारत में उदारीकरण का जनक जो कहा जाता है वो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? मनमोहन सिंह को कहा जाता है। 8वीं जो 5 ईयर प्लान आता है वो 1992 से 1997 का रहता है। उद्देश्य रहता है इसका मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य रहता है MDM। 15 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना होती है। MDM क्या होता है? तो मिड डे मील स्कीम यहाँ पर होती है, जो मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जाता है। उस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। 1993 में रोजगार योजना प्रारंभ होती है। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का संघ बनता है। संस्थापक सदस्य बना था। कब बना था? तो 1995 में बना था, 1 जनवरी 1995। 20 मार्च 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है। आगे देखते हैं, जो 9th नंबर का होता है वो 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1995 से 2002 तक रहता है। उद्देश्य इसका होता है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के इस साथ में विकास होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, सभी लोग याद रखना। 5 ईयर प्लान के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ होती है। 1999 में कारगिल युद्ध होता है, ऑपरेशन विषय होता है। कारगिल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो यहाँ पर बात करें, कारगिल दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है, सभी लोगों के लिए होमवर्क है ये। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है ये एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की प्रारंभ होता है। 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना स्टार्ट होती है। और फिर आ जाता है 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। यानी कि ये जो योजना रहती है वो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है, तो आप कहेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही है। इसमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए हैं? तो यहाँ पर नरेगा यानी कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी एक्ट आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आता है, इसका हिंदी अर्थ होता है। 2 फरवरी 2006 में PM मनमोहन सिंह द्वारा लागू किया जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से ये स्टार्ट होता है। नाम परिवर्तन कर दिया जाता है 2 अक्टूबर 2009 को। क्या रखा जाता है? तो MG नरेगा रखा जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका वर्तमान में पूरे देश में लागू हो जाता है। 1 अप्रैल 2008 में लागू होता है। ठीक है, 100 दिन काम की गारंटी इसमें मिलती है इस काम में। फिर आ जाता है 11वां 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। और 12वां पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं तो 2012 से 2017 तक रहती है। अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है ये, और इसका उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ठीक है, कैसा विकास? धारणीय विकास। सभी लोग याद रखना। आगे चलते हैं भाई, आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। अभी तक हमने क्या देखा? बैंकिंग के बारे में समझ लिया। किसके बारे में समझा? तो बैंकिंग के बारे में समझ लिया। ठीक है, बैंकिंग के बारे में सारी चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद हमने पढ़ लिया पंचवर्षीय योजना। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतियाँ। क्या पढ़ेंगे भैया? तो प्रमुख क्रांतियों के, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतियाँ। तो सबसे पहली क्रांति आती है हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हरित क्रांति 1947 की यहाँ पर बात करें
तो 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उस टाइम भी जो लोग थे 1947 की अगर बात करें तो 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, और आज भी ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखते हैं 1947 में भारत में खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई थी। कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई। उस टाइम क्या हुआ? 1962 में चीन युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1965-66 में अकाल पड़ गया। ठीक है, तो 1951 से 56 तक जो रहा 5 ईयर प्लान यानी कि कृषि पर आधारित था। सेकेंड ईयर उद्योग जो हमने देखा, सेकेंड ईयर प्लान देखा, वो आपका उद्योग पर आधारित था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हरित क्रांति पूर्ण रूप से जो देखते हैं इसमें क्या बदलाव देखने को मिला। तो कृषि क्षेत्र में होने वाला तीव्र बदलाव यानी कि उत्पादन गुणवत्ता। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये नागरिक यूएसए के हुआ करते थे। कहाँ के नागरिक थे? तो यूएसए के थे। ठीक है, इन्होंने मैक्सिको में खोज की थी 1940 से 60 तक। इन्होंने क्या किया? मैक्सिको में खोज की। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने शोध कहाँ पे किया था, तो मैक्सिको में किया था। खोज किस किस की हुई थी? तो गेहूं की नई बौने किस्म की प्रजाति का विकास हुआ था। ठीक है, सभी लोग याद रखना। हाइब्रिड बीज था। कैसा था? हाइब्रिड बीज हुआ करता था वो। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल भी दिया गया है। सभी लोग याद रखना। विश्व हरित क्रांति का जनक जो विश्व हरित क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो मैक्सिको में हुआ। आप सभी लोग आंसर कर सकेंगे, पूछ लिया जाए कि विश्व हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो मैक्सिको में हुआ। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गॉड ने दिया। किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। सभी लोग याद रखना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। प्रणेता जो हुआ करते थे वो थे बाबू जगजीवन राम, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे उस टाइम के। भारत में हरित क्रांति 1960 में आई थी। पंजाब में प्रयोग की गई थी। पंजाब में प्रयोग के रूप में की गई थी। ठीक है, सभी लोग याद रखना। भारत में कब लाई गई हरित क्रांति? तो 1960 के समय। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं, हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं भारत में औपचारिक रूप से हरित क्रांति का प्रारूप कब तैयार हुआ? तो 1966 से 67 में थर्ड 5 ईयर प्लान के समय पर आरंभ हुआ। हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि हुई। गेहूं कितना हो गया? 500%। कितना? 500%। आंशिक वृद्धि जो हुई चावल में 200% हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि जो किस में हुई थी? गेहूं में हुई थी 500%, और चावल में हुई थी आंशिक वृद्धि 200%। ठीक है, हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हुए थे? तो भाई लाभान्वित जो राज्य थे वो थे आपके जो लाभान्वित राज्य थे उनके बारे में देखते हैं। पंजाब था, सर्वाधिक जो राज्य था वो पंजाब था, फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे देखते हैं, हरित क्रांति से देश में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। हरित क्रांति से उत्पादन वृद्धि से देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति के बाद दलहन के उत्पादन में कमी हुई। जब हरित क्रांति आ गई देश में तो उसके बाद क्या हुआ? दलहन का उत्पादन जो हुआ करता था वो कम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हरित क्रांति के चरण देख लेते हैं। पहला चरण जो था फेज 1 था 1966 से 67 तक, यानी कि 1966-67 से 80 तक चला। रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हुआ, सिंचाई परियोजना का विकास हुआ। सेकंड चरण की यहाँ पर बात करें तो सेकंड चरण जो था वो 1980 से लेके 1991 तक, यानी कि 11 साल तक चला। नवीन तकनीकों का एवं भारी मशीनों का इसमें प्रयोग किया गया।
फिर आती है आपकी श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति आ जाती है। तो इसमें ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ठीक है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका यहाँ पर बात करें प्रारंभ कब हुआ था तो 1970 में NDDB द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कब है, कहाँ पर है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका गुजरात में है। ठीक है, सभी लोग याद रखना। स्थापना हुई थी 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कोड के रूप में। ठीक है। PM उस टाइम थे लाल बहादुर, अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। आगे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब देखते हैं ICDP यानी कि संघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 से प्रारंभ होता है। कब होता है? 1964-65 से प्रारंभ होता है। AMUL स्थापना 1946 में हुई इसकी और हेड क्वार्टर जो था वो आड़त यानी कि गुजरात में था। संस्थापक वर्गीज कुरियन थे। त्रिभुवन दास द्वारा क्या किया गया? त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल के द्वारा। ये यहाँ पर अगर संस्थापक की बात करें दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो दोनों लोग कर देंगे, और अगर ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं वो मिलते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो आप वर्गीज कुरियन ही आंसर करेंगे। श्वेत क्रांति का प्रथम चरण जो चला वो 1971 से 75 तक चला। कब तक चला? 1971 से 1975 तक चला। अमूल आनंद जैसी सहकारी संघ की स्थापना हुई। जो आपने देखा होगा अमूल डेयरी है, आनंद डेयरी होती हैं, इन संघों की स्थापना हुई। सेकंड चरण जो चला था 1978 से 1985 तक चला। यूरोपियन के सहयोग से शंकर गाय और उन्नति भैंसों को लाया गया। क्या कौन कौन सी? संकर गाय और उन्नति किस्म की जो भैंसें थी उनको लाया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। थर्ड चरण जो चला है श्वेत क्रांति का वो 1987 से 1994 तक चला है। दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, विपणन में वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति फलस्वरूप भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश बन गया है। अगर आज वर्तमान की बात करें तो अगर विश्व में देखें तो विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश कौन सा है? आप करेंगे मैम भारत है। कौन सा है? भारत है। अगर बात करें भारत के अंदर कौन है तो फिर आप करेंगे यूपी। क्या करेंगे? यूपी है। ठीक है, सभी लोग याद रखना। कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो कुछ अन्य क्रांतियाँ देखते हैं, जैसे कि नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। ठीक है। काली क्रांति यानी कि कृष्ण क्रांति भी बोलते हैं। खनिज तेल पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। ग्रे कलर की क्रांति को बोलते हैं उर्वरक उत्पादन क्रांति। और रजत क्रांति जो संबंधित है वो अंडा से है। गोल क्रांति आलू से है। सुनहरी क्रांति फल बागवान से संबंधित है। और पीली क्रांति जो संबंध रखती है वो सरसों से संबंध रखती है। ठीक है, अब देखते हैं फसलों के प्रकार। क्या देखते हैं? फसलों के प्रकार देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, फसल के बारे में बात करें तो टोटल फसल जो होती हैं वो 3 प्रकार की फसल होती हैं। कितनी होती हैं? तो 3 प्रकार की फसल होती हैं। पहली आती है आपकी खरीफ की फसल जो कि मानसून के हिसाब से होती है। इसकी बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है। कटाई आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से होते हैं तो जैसे कि चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, जूट है, कपास है, अरहर है, उड़द है। ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी खरीफ की फसल आती है। फिर देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं रबी की फसल में? तो गेहूँ हो गया, आलू हो गया, सरसों है, जो है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी।
अगली फसल देखते हैं जायद। जायद की बुआई होती है मार्च अप्रैल में और कटाई होती है जून जुलाई में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब होती हैं आपकी जायद फसल के एग्जाम्पल। चलो हमने फसलों पढ़ ली। अब देखते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो प्रथम जो 1991 में NEP जिसको नेप बोलते हैं, नई आर्थिक नीति आई। उस टाइम PM जो थे वो नरसिम्हा राव थे और फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हुआ करते थे, वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। इसका उद्देश्य जो था वो था भुगतान असंतुलन को सुधारना, ठीक है, निर्यात आपात के लिए, विदेशी निवेश को बढ़ाना था, रोजगार में वृद्धि करना था और मुद्रास्फीति में कमी करना इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं LPG के बारे में, जो कि अभी हम कुछ देर पहले पढ़ के आए हैं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। ये सब क्या हुए, ये सुधार हुए। LPG में सुधार किया गया, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं उदारीकरण का अग्रदूत जो माना जाता है वो मनमोहन सिंह को माना जाता है, ठीक है। अगर बोला जाए उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है, तब भी आप मनमोहन सिंह ही करें। लाइसेंस के अंतर्गत जो उद्योग हैं वो आते हैं मादक पदार्थ, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोटक, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन और दवाएं, ये सारे आते हैं। मतलब इनके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी विक्रेता बन पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद निजीकरण कर दिया गया। जब निजीकरण किया गया तो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका काम हुआ करता था। उद्योगों की सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। कौन कौन से आरक्षित, तो इसमें रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया और परमाणु ऊर्जा को प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं किसका किसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब वैश्वीकरण की यहाँ पर बात कर लें तो अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना इसका काम हो गया बाजार के रूप में, ठीक है। औद्योगिक नीति आती है, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। प्रथम जो आती है वो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। दूसरी आती है 1956 में, और नई औद्योगिक नीति आती है 1991 में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका अवमूल्यन क्या होता है। तो किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर को किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं, कम करना। अवमूल्यन को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट, ठीक है, बदलना, ठीक है। मान लो अमेरिका का डॉलर इस टाइम चल रहा है, लगभग $1 होता है अपने 80 रुपये के बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कम कर दिया गया है, यानी कि उसको बदल दिया गया है, यानी कि $1 के बराबर। अब यहाँ पर देखें $1 के बराबर 80 हो जाता है, ठीक है, 80 रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बदला गया, कब कब बदला गया, तो 1949 में बदला गया, 1966 में बदला गया और 1991 में बदला गया। अभी तक 3 बार बदलाव हो चुका है। इसका उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। जब आप बदल देंगे, मुद्रा को ही बदल देंगे, मुद्रा की जो अवमूल्य कर देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, निर्यात को बढ़ावा मिल जाए, ठीक है। चलो भाई, जब निर्यात बढ़ाना होता है तो अपने देश का जो होता है अब मैं वो बदलना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब आर्थिक सुधार में और देख लेते हैं विमुद्रीकरण, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जब सरकार प्रचलित मुद्रा को जारी करके नई मुद्रा जारी करे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, नकली नोटों का प्रचलन बंद करवाना, काले धन पर अंकुश लगाना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। देश में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। हमें तो भैया पता था कि एक ही बार हुई है, जो कि मोदी जी ने की है, लेकिन आज पता चला हमें, जब हमने ये चीज़ें पढ़ी तो हमें पता चला कि अब तक देश में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है, 3 बार नोटबंदी हो चुकी है।
पहले हुई थी 1946 में, दूसरी बार हुई थी 1978 में मोरारजी देसाई के समय, और फिर हुई थी 8 नवंबर 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा की गई थी। और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, नई मुद्रा जारी की गई 500 रुपये की और 2000 रुपये की। ठीक है, सभी लोग जानते हो। आगे देखते हैं भाई, अब यहाँ पर देख लेते हैं फेरा एक्ट 1973 देखते हैं और फेमा एक्ट 1999 देखते हैं। फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलाइजेशन, और यहाँ पर फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ पर कुल धारा हैं 81, और दोबारा जो फेमा कर दिया गया इसमें धाराएं बची हैं 49। इसमें क्या होते हैं, क्रिमिनल अपराध देखे जाते हैं और इसमें दीवानी अपराध देखे जाते हैं। उद्देश्य होता है विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करना इसमें, और इसमें होता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। ठीक है, अब बात करते हैं MRTP एक्ट 1969 की, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार विनिमय, ठीक है, अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो यहाँ पर 2000 में जो समाप्त कर दिया गया था, ये जो MRTP है ये एक्ट 2000 में समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में देखते हैं। तो इसकी प्रमुख सेवाएं जो हुआ करती थी, वो पहली सेवा देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, मुद्रा लागू, यहाँ पर जो मुद्रा लागू होती है वो 8 अप्रैल 2015 को लागू होती है। MSME को लोन देने हेतु जिसका भुगतान 5 वर्ष में करना होता है। 3 प्रकार का लोन दिया जाता है इसमें, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक शिशु लोन होता है, 0 से 50,000 तक दिया जाता है। किशोर लोन होता है, 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर होता है तरुण लोन, जो कि 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के लोन दिया जाते हैं, याद रखना सभी लोग। फिर आती है आयुष्मान भारत योजना, 23 सितंबर 2018 को PM जन आरोग्य योजना होती है। इसको शुरू कहाँ से शुरू की गई, तो झारखंड के रांची शहर से स्टार्ट होती है। 5 लाख तक का बीमा मुहैया कराया जाता है। जो स्वास्थ्य बीमा होता है वो 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाता है। ये हॉस्पिटल की तरफ से होता है, अगर ये बीमा कार्ड बन जाता है किसी का। ठीक है, आयुष्मान कार्ड किसके पास होता है, तो अगर 5 लाख का किसी का इलाज होता है तो वो फ्री में होगा। ठीक है, दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये शुरू हुई थी 28 मई 2014 को। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। ओवरड्राफ्ट सुविधा यानी कि 10,000 तक, कितने तक, 10,000 तक। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं मेक इन इंडिया के बारे में। ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को। लोगो इसका हुआ करता था शेर। 25 क्षेत्रों में देशी एवं विदेशियों कंपनियों द्वारा भारत में निर्माण किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया अभियान की। 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था ऑनलाइन बुनियादी ढांचे का सुधार करना तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी लोग याद रखना भाई। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक सुधार के बारे में। कुछ आर्थिक सुधार और हुए, जैसे कि कृषि सुधार। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि सुधार के बारे में। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। GDP में योगदान कितना है, 16-17% है। रोजगार कितने परसेंट देता है, तो 54% रोजगार देता है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी इसको कहते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की GDP 50% से अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का था। ठीक है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के समय देश की GDP में कितना योगदान रहा है, तो यहाँ पर कृषि का जो योगदान रहा है वो 50% रहा है।
आगे देखते हैं कुछ कृषि सुधार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कृषि सुधार कौन कौन से हैं? तकनीकी सुधार हैं और संस्थागत सुधार हैं। पहले कृषि सुधार के बारे तकनीकी सुधार के बारे में बात करते हैं। तो एक तो हरित क्रांति आई। दूसरा है रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ, अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग हुआ, कीटनाशक दवाएं आई, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन सुधार हुए। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत सुधार। खेत के आकार में सुधार हुआ, चकबंदी हुई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ठीक है, ये सारी क्या थे? संस्थागत सुधार थे। ठीक है, अब आगे कुछ और चीज़ों के बारे में और बात करते हैं। 2014 के बाद यहाँ पर देखें प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ। उद्देश्य था प्रत्येक खेत का पानी की उपलब्धता कराना। स्लोगन यानी कि यहाँ पर देखते हैं स्लोगन यानी कि पर प्रोमश क्रॉप। खर्च कितना रहा है? तो 75% केंद्र सरकार का था और 25% राज्य सरकार का था। ठीक है, आगे देखते हैं किसान मोबाइल ऐप प्रारंभ कब हुई? तो फरवरी 2022 में, यानी कि अभी हाल ही में प्रारंभ हुई। तैयार किसने किया? तो IIT रुड़की के द्वारा तैयार किया गया ये ऐप। उद्देश्य क्या था? तो किसानों को खराब मौसम की जानकारी देना इसका उद्देश्य था किसान मोबाइल ऐप का। आगे देखते हैं CNAM यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। प्रारंभ होता है 14 फरवरी 2016 को। उद्देश्य होता है ऑनलाइन फसलों के विपणन हेतु प्रारंभ। किसान सीधे अपनी फसल को व्यापारी को बेच सकता है। क्या कर सकता है? किसान सीधे व्यापारी मतलब किसी भी फसल को अपने डायरेक्ट व्यापारी से मिलके ऑनलाइन बेच सकता है। ठीक है, फिर आती है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान प्रारंभ होता है। कब होता है? तो फरवरी 2019 में प्रारंभ होती है। उद्देश्य होता है सोलर पंप लगाना। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर 2022 तक 25,750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना इसका उद्देश्य यानी कि इसका लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, आगे हम कुछ चीज़ों की और बात करते हैं। MSP की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका अर्थ होता है। प्रारंभ हुआ था 1966-67 में। 22 फसलों पर MSP दिया जाता है। गन्ने की फसल भी इसमें शामिल है। ठीक है, FRP भी इसको बोलते हैं, फायर एंड रेवेन्यू प्राइस। ठीक है, इसको ये बोलते हैं, सभी लोग याद रखना। 1 मिनट। ठीक है, MSP पहले लागत मूल्य यानी कि ये जो रहता था वो 1.5 गुना था। वर्तमान में किसान की लागत का 2 गुना हो गया है, यानी कि बढ़ावा तो मिला है। पहले 1.5 गुना होता था, अब 2 गुना कर दिया गया है। फिर देखते हैं यहाँ पर CACP यानी कि जो समितियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। एक होती है CACP और दूसरी यहाँ पर है CCEA। तो यहाँ पर देख लेते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना होती है। कौन सी समिति की? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना होती है 1965 में। 1985 में इसका नाम बदल दिया गया है। MSP की अनुशंसा करता है ये। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यहाँ पर बनी और कृषि मंत्रालय के अधीन होती है ये। ठीक है, कौन से मंत्रालय के? कृषि मंत्रालय की ये अधीन होती है। आगे देख लेते हैं हम कृषि निर्यात नीति के बारे में देखते हैं, ये जो कि 2018 की है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करना। लक्ष्य रखा जाता है 2022 तक कृषि के निर्यात को $30 अरब बढ़ाकर $60 अरब करना। अगले कुछ वर्षों में कृषि निर्यात को $100 अरब करना है। किसान मानधन योजना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2019 को, झारखंड के रांची से प्रारंभ हुई है और उद्देश्य इसका था किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद
3,000 रुपये मासिक पेंशन देना। क्या उद्देश्य था? किसान जो हैं वो 60 वर्ष की आयु के बाद उनको 3,000 मासिक पेंशन योजना देना है। इसका पात्र कौन होंगे? तो जिनके पास 18 से 40 वर्ष तक के इनकी आयु हो और 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन हो जिनके पास में, उन किसानों को प्रीमियम कितना दिया जाएगा? तो मासिक प्रीमियम की बात करें तो 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2018। इसकी बात कर लेते हैं। प्रारंभ हुआ था 1 दिसंबर 2019 में यूपी के गोरखपुर जिले से। इसका उद्देश्य है प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की किस्त देना। किसानों को प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की किस्त देना, यानी कि 1 महीने में 3 किस्तें देना, यानी कि 6,000 रुपये देना। ठीक है, पीएम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका प्रारंभ होता है 19 फरवरी 2015 को गंगानगर जिले से, सूरतगढ़ से। थीम रहती है स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या थीम होती है? स्वस्थ धरा खेत हरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है, तो याद रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। आगे दिया गया उद्देश्य मृदा के स्वास्थ्य की जांच। लागत की बात करें तो लागत में कमी, आय में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पीएम फसल बीमा योजना की बात करें, प्रारंभ में इसकी जो प्रारंभ हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है, प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल के लिए भारतीय बीमा कंपनी का मुआवजा देना। भारतीय बीमा कंपनी क्या करेगी? मुआवजा देगी, जिसकी प्राकृतिक फसल जो है वो खराब हो जाएगी। तो शर्त क्या रहती है कि 33% फसल नष्ट होने पर देगी। अगर किसी के खेत में है और उसकी 33% फसल है वो नष्ट हो चुकी है, तो आपको प्रीमियम दिया जाएगा। कैसे? तो वाणिज्य बागवानी फसल 5% दिया जाएगा, रबी की फसल पर लगभग 1.5% दिया जाएगा, खरीफ की फसल पर 2% दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2014 में। उद्देश्य था स्वदेशी पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं श्रम सुधार एवं ढांचा सुधार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो श्रम सुधार और ढांचा सुधार के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और इसको संरचनात्मक सुधार भी कहते हैं। ऐसे सुधार जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दें। ठीक है, ऐसे सुधार ये होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय इत्यादि में बदलाव। ठीक है, 2014 के बाद करें तो जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को हो जाती है। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में हो जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में हो जाती है, और एफडीआई का उदारीकरण भी हो जाता है। ठीक है, एफडीआई का उदारीकरण भी हो जाता है। नेप यानी कि 2020 में नई शिक्षा नीति भी आ जाती है। सभी को मालूम होगा नई शिक्षा नीति के बारे में। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि अब नई शिक्षा नीति प्रारंभ कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। ठीक है, चलो भाई। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप उसको करेंगे, उसको कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय उसका नाम कर दिया गया है, सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अभी हम नैप के बारे में पढ़ रहे थे 2020 के बारे में, तो इसके बारे में करते हैं। तैयार करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे के कस्तूरी रंगन। कौन थे? के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सभी लोग याद रखना। अब बात करते हैं नैप यानी कि नई शिक्षा नीति। यहाँ पर न्यू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं जो 2020 में आई थी। तो तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो थे
आपसे पूछा जाए नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो आप लोग बताएंगे के कस्तूरी रंगन के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? के कस्तूरी रंगन के द्वारा तैयार की गई थी। प्रथम शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी के समय आई थी। सेकंड शिक्षा नीति 1986 में आई थी। ठीक है, 34 वर्ष बाद 1986 में आई थी। अब नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, यानी कि 34 वर्ष बाद आई है। पुराना मॉडल जो था वो 1986 से कौन सा था? 10+2 वाला मॉडल हुआ करता था। अब नई शिक्षा नीति वाला मॉडल जो है वो है 5+3+3+4। ठीक है, ये मॉडल का क्रम भी पूछ लिया जाता है, मॉडल आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये याद रखना सभी लोग। आगे देखते हैं विदेशी निवेश के बारे में। अब हम बात करते हैं विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा किसी दूसरे देश में निवेश करना विदेश निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विदेश निवेश कहलाता है, याद रखना। ये किस तरीके से होता है? तो एक होता है FDI, दूसरा होता है FDI। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है और ये अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। यदि निवेश 10% या उससे अधिक हो, ठीक है, तो होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें यह स्थायी अच्छा होता है, यानी कि स्थायी भी होता है और अच्छा भी होता है। 2021-22 में सर्वाधिक पेश किया गया है 83.57 अरब US डॉलर के द्वारा। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। शीर्ष पर कौन रहा है? तो FDI विशेषकर्ता देश पहले शीर्ष पर रहा है सिंगापुर 27% और दूसरे शीर्ष पर रहा है आपका USA 18%। यहाँ पर बात करते हैं अप्रत्यक्ष विदेशी कर पर, यानी कि विदेशी निवेश पर। यदि निवेश 10% से कम हो तो अप्रत्यक्ष होगा। इसमें क्या 10% से ज़्यादा हो? इसमें है 10% से कम हो। यह कम अच्छा और अस्थायी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख योजना के बारे में। प्रमुख योजना देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। योजना देखते हैं तो प्रमुख योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 हरियाणा से स्टार्ट होती है। उद्देश्य होता है लिंग भेदभाव को समाप्त करना एवं बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। दूसरा होता है PM उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। उद्देश्य होता है 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देना। ठीक है, चलो भाई अगली योजना देखते हैं तो वो योजना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। 29 सितंबर 2021 को स्टार्ट होती है। मिड डे मील योजना के स्थान पर क्या होता है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 100 ग्राम पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और कक्षा 5 से 8 तक जो होते हैं उनके लिए 150 ग्राम पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देना इसका लक्ष्य होता है। अब देखते हैं 2014 के बाद श्रम सुधार में क्या सुधार आए हैं। तो देखते हैं श्रम जो है वो 7वीं अनुसूची यानी कि समवर्ती अनुसूची में राज्य सूची भी आ जाती है और केंद्र सरकार भी आ जाती है। वर्तमान में श्रम से जुड़े 44 कानून केंद्र एवं 100 से अधिक राज्य अधिक कानून बने हैं। ठीक है, देश केंद्र में क्या हुआ है 44 कानून बने हैं और राज्य में 100 से अधिक कानून बन गए हैं श्रम से जुड़े हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं वेतन संहिता विधेयक 2019 के बारे में। तो भाई इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। वेतन संहिता विधेयक 2019 के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य है वेतन की परिभाषा को सरल बनाना एवं न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन का प्रबंधन करना। श्रमेव जयतो योजना क्या है? तो 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली स्थित कला भवन से प्रारंभ की गई।
इसका पूरा नाम क्या है? तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमयोगी जयते कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है श्रम कानून के सुधार करना, महिला को मातृत्व अवकाश देना। पहले होता था 12 सप्ताह तक, अब हो गया है 26 सप्ताह तक अवकाश मिल सकता है। न्यूनतम कार्य दिवस सीमा 240 दिन से घटाकर 180 दिन कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? तो 240 से घटाकर 180 दिन इसकी कर दी गई है न्यूनतम सीमा। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे कुछ चीज़ें हैं गरीबी के बारे में, तो गरीबी के बारे में छोटा सा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि आपकी गरीबी बता देंगे कौन सी गरीबी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय और गरीबी बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, वो अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा छोटा सा सिर्फ गरीबी के बारे में। ऐसी स्थिति में जिसमें न्यूनतम आवश्यकता पूरी ना हो वो होती है गरीबी, जैसे कि रोटी और कपड़ा मकान। व्यक्ति की जब जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वो पूरी नहीं हो जाती तो ऐसे व्यक्ति गरीब माने जाते हैं। जो कि न्यूनतम आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान होती है। दो प्रकार की गरीबी होती है, एक निरपेक्ष होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है। ठीक है, इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब पढ़ लेते हैं हम बजट के बारे में। ठीक है, बजट के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। तो बजट को यहाँ पर देखते हैं। एक्ट है 112 में दिया गया है, जिसको नाम दिया गया वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के नाम से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो इसी को बजट कहा जाता है। सरकार का आगामी वर्ष का आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसका वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, इतना याद रखना। अब देखते हैं पिछले वर्ष की रिपोर्ट क्या कहती है। तो पिछले साल की जो रिपोर्ट है वो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा देखते हैं। तो बजट के एक दिन पूर्व 31 जनवरी को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? 31 जनवरी को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बजट के एक दिन पहले। तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं बजट का इतिहास क्या है। तो बजट शब्द दिया था फ्रेंच भाषा से लिया गया है, बुगेट से। किससे? बुगेट से। तो बुगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, बजट का संस्थापक जो माना जाता है वो 1860 में सबसे पहले जॉन विलियम्स ने बजट पेश किया था। ये बजट का संस्थापक जो माना जाता है वो जॉन विलियम्स को माना जाता है, जॉन विल्सन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वो किया है 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे जो सर्वाधिक बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार पेश किया गया है। राजकोषीय नीति देख लेते हैं। तो राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। ये महंगाई का नियंत्रण करती है, आर्थिक विकास करती है। उपकरण हैं कर और कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, निवेश और विनिवेश। ठीक है, ये इसके उपकरण होते हैं। बजट घाटा क्या होता है? तो कुल आय पर कुल खर्च, ये बजट घाटा पर निर्भर करता है। तो भाई आज थी यहाँ तक की क्लास। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएंगे सभी लोग, और नोट्स कैसे लगे आप लोगों को। इसी तरीके से आते रहिए। सभी मैराथन आपकी करवा दी जाएंगी, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स से होंगी। ठीक है, सभी मैराथन यहाँ पर करवाई जाएंगी और पूरे हैंड राइटिंग नोट्स से मिलेंगे। ठीक है, तो और सबसे बेस्ट टीचर जो हैं, जो कि आपके रोज़गार विद अंकित के हैं, तो उनके द्वारा हमने बैच ख़रीदा था और वहाँ से ये PDF हमने बनाई है, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं। सभी को बता दें, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं सभी लोग। तो भाई सभी लोग आया करिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग पुराने हैं वो एक बार शेयर करेंगे। ठीक है, और आते रहिए। इसी तरीके से आपको इस चैनल पर सभी क्लासें मिलती रहेंगी, और जिसको नहीं पता है वो प्रूव कर पर जाकर
टेलीग्राम पर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम पर जाएगा और ये PDF उसको उपलब्ध मिल जाएगी। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, वंदे मातरम।